मई 2024 की एक दोपहर ईरान के ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। उस हेलीकॉप्टर में सवार था ईरान का राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, एक ऐसा शख्स जिसे पूरी दुनिया खामेनेई का उत्तराधिकारी मानती थी, ईरान की क्रांति का अगला चेहरा। और फिर वो हेलीकॉप्टर पहाड़ों में गायब हो गया। जब सुबह उसका मलबा मिला तो भीतर से कोई जिंदा नहीं निकला। उसी पल से ईरान में एक सवाल गूंजने लगा जो आज तक थमा नहीं है। अगर खामेनेई भी नहीं रहे तो क्या होगा? और उस सवाल का जवाब सिर्फ ईरानियों के लिए नहीं बल्कि उन 90 लाख भारतीयों के लिए भी जरूरी है जो किसी न किसी रूप में ईरान से जुड़े हुए हैं। मई 2024 ईरान के पश्चिमोत्तर इलाके में अजरबैजान की सीमा के पास पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक डैम के उद्घाटन से लौट रहे थे। उनके साथ थे विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी। 3 हेलीकॉप्टरों का काफिला था। 2 सुरक्षित लैंड कर गए, तीसरा जिसमें रईसी सवार थे रडार से गायब हो गया। पूरी रात ईरानी सेना, रेड क्रीसेंट और यहां तक कि तुर्की के ड्रोन्स उस इलाके में तलाश करते रहे। घना जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, शून्य से नीचे तापमान। सुबह जब मलबा मिला तो सब जल चुका था, कोई बचा नहीं था। ईरान ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। लेकिन दुनिया के बड़े रणनीतिकारों के मन में एक और सवाल उठा, ये हादसा था या कुछ और? इजराइल पर शक की उंगलियां उठी, अमेरिका पर भी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। जांच आज भी जारी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि रईसी कैसे मरे। असली सवाल ये था, अब ईरान का क्या होगा? 1989 से आज तक अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता। ये सिर्फ एक राजनेता का नाम नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का नाम है। ईरान में राष्ट्रपति होता है, संसद होती है, चुनाव होते हैं, लेकिन असली ताकत किसके हाथ में है? खामेनेई के हाथ में। वो तय करते हैं कि परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़े या रुके। वो तय करते हैं कि इजराइल पर हमला हो या नहीं। वो तय करते हैं कि किस उम्मीदवार को चुनाव लड़ने दिया जाए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC सीधे उनके आदेश पर चलती है। ये एक ऐसी फौज है जिसके पास मिसाइलें हैं, परमाणु कार्यक्रम की चाबी है और पूरे मध्य पूर्व में प्रॉक्सी मिलिशिया का नेटवर्क है। अब खामेनेई की उम्र है 85 साल और उनकी सेहत के बारे में जो खबरें आती हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। 2024 में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि वो बीमार हैं, अस्पताल में हैं। ईरानी सरकार ने इन्हें हमेशा नकारा, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी घटती उपस्थिति ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब खामेनेई नहीं रहेंगे तो ईरान में क्या होगा? यही वो सवाल है जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। ईरान में सर्वोच्च नेता का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। ये 88 धर्मगुरुओं की एक संस्था है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है, अगर खामेनेई का अचानक निधन हो जाए तो ईरान में सत्ता का एक भयानक खालीपन आ जाएगा। 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, मुज्तबा खामेनेई। ये खामेनेई के बेटे हैं। IRGC के अंदर इनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक में वंशवाद को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए उनका नाम सार्वजनिक रूप से कभी नहीं लिया जाता, लेकिन अंदर खाने सब जानते हैं। दूसरा, अयातुल्ला अहमद जन्नती, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के प्रमुख, बेहद कट्टर, लेकिन उनकी उम्र भी 97 साल है। तीसरा, नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, जुलाई 2024 में चुने गए। अपेक्षाकृत सुधारवादी छवि, लेकिन ईरान में राष्ट्रपति की असली ताकत बेहद सीमित होती है। अब असल खतरा यह है, अगर उत्तराधिकार को लेकर IRGC के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई, अगर धर्मगुरुओं में मतभेद हो गए, तो ईरान एक ऐसे आंतरिक संकट में फंस सकता है जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद का सबसे बड़ा संकट होगा। और इस संकट की आग में सबसे पहले कौन झुलसेगा? वो लोग जो वहां रहते हैं, वो लोग जो वहां काम करते हैं, यानी वो 90 लाख भारतीय। ये सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन ये सच है। ईरान और भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है। फारसी भाषा ने उर्दू को जन्म दिया। मुगल दरबार में फारसी राजभाषा थी। भारत के लाखों मुसलमान शिया आस्था रखते हैं और उनके लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक आस्था का केंद्र है। लेकिन आज की तारीख में 90 लाख का आंकड़ा किन लोगों से बना है? पहला वर्ग, तीर्थयात्री। ईरान में मशहद, करबला के रास्ते और नजफ के करीबी स्थल हैं। लाखों भारतीय शिया मुसलमान हर साल ईरान से होकर इराक की जियारत पर जाते हैं। मशहद में इमाम रजा का मजार दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। दूसरा वर्ग, व्यापारी और कारोबारी। भारत ईरान व्यापार अरबों डॉलर का है। चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने विकसित किया है, भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का सामरिक रास्ता है। सैकड़ों भारतीय कंपनियां ईरान में काम करती हैं। तीसरा वर्ग, प्रवासी मजदूर। कम ही लोग जानते हैं, लेकिन ईरान में हजारों भारतीय मजदूर भी हैं, खासकर निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में। चौथा वर्ग, छात्र और शोधार्थी। ईरान के कई विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। इस्लामिक स्टडीज और धर्मशास्त्र के लिए खासकर कुम शहर में भारतीयों की बड़ी संख्या है। पांचवा वर्ग, पर्यटक। ईरान में इस्फहान, परसेपोलिस, शिलाज जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो भारतीय इतिहास प्रेमियों को बेहद आकर्षित करते हैं। यानी अगर ईरान में कुछ भी बड़ा होता है, कोई राजनीतिक उथल पुथल, कोई युद्ध, कोई क्रांति, तो इन सभी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।
भारत की विदेश नीति में ईरान एक बेहद संवेदनशील विषय है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, जो भारत के महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं, दोनों ईरान के कट्टर दुश्मन हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ भारत के ऊर्जा, व्यापार और भू राजनीतिक हित जुड़े हैं। चाबहार पोर्ट ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने इस बंदरगाह को विकसित किया, क्योंकि ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देता है। अगर ईरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो ये पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। अप्रैल 2024 में एक ऐसी घटना हुई जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ले गई। इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया। ईरान के वरिष्ठ IRGC जनरल मारे गए। जवाब में ईरान ने पहली बार इजराइल की धरती पर सीधा हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागीं। ये इतिहास में पहली बार था। इजराइल और उसके सहयोगियों ने अधिकतर मिसाइलें मार गिराईं, लेकिन संदेश साफ था, ईरान अब छिपकर नहीं, खुलकर लड़ेगा। गाजा युद्ध, हिजबुल्ला, हूथी विद्रोही, इराकी मिलिशिया, ये सब ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। खामेनेई इस पूरे नेटवर्क के सूत्रधार हैं। अगर वो नहीं रहे तो ये नेटवर्क एकजुट रहेगा या बिखर जाएगा, कोई नहीं जानता। 1979 में ईरान में क्रांति आई थी। शाह रजा पहलवी की सरकार गिर गई। आयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और ईरान एक धर्मतांत्रिक गणराज्य बन गया। उस क्रांति ने पूरी दुनिया बदल दी थी। अब 2022 में ईरान में महसा अमीनी आंदोलन हुआ। एक युवती की पुलिस हिरासत में मौत ने पूरे ईरान को झकझोर दिया। विमेन, लाइफ, फ्रीडम, ये नारा सड़कों पर गूंजा। सरकार ने आंदोलन को कुचल दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन वो आग अंदर ही अंदर अभी भी सुलग रही है। ईरान की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये युवा पीढ़ी जिसने कभी 1979 की क्रांति नहीं देखी, वो इस्लामिक गणराज्य से ऊब चुकी है। अगर खामेनेई के जाने के बाद उत्तराधिकार विवाद हुआ और उसी वक्त जनता सड़कों पर उतर आई, तो जो होगा वो 1979 से भी बड़ा होगा। हम ये बात काल्पनिक आधार पर नहीं कर रहे, इतिहास गवाह है। 1979 में ईरान क्रांति के दौरान भारत समेत दर्जनों देशों के नागरिक फंसे। भारतीय दूतावास ने विशेष निकासी उड़ानें चलाईं। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया तो 1,70,000 से ज्यादा भारतीय कुवैत में थे। ऑपरेशन एयरलिफ्ट इतिहास का सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान भारत को चलाना पड़ा। 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत भारतीय नौसेना और वायुसेना ने 5600 से ज्यादा भारतीयों को यमन से निकाला। हर बार भारत ने अपने नागरिकों को बचाया, लेकिन हर बार ये एक भारी चुनौती थी। अगर ईरान में संकट आया और वहां 90 लाख लोगों का सवाल हो तो ये अब तक का सबसे बड़ा संकट होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है अभी तक, लेकिन IAEA ने बार बार चेतावनी दी है कि ईरान यूरेनियम को 84% तक समृद्ध कर चुका है। परमाणु बम के लिए 90% चाहिए, यानी ईरान परमाणु बम बनाने से महज कुछ कदम दूर है। अगर खामेनेई के जाने के बाद कोई कट्टरपंथी सत्ता में आ गया और उसने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इजराइल और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। और अगर युद्ध हुआ तो वो सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रहेगा, रूस, चीन, अमेरिका सब खिंचाएंगे। 2024 में भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत ने यह समझौता किया। अफगानिस्तान से व्यापार, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जुड़ाव, रूस से व्यापार का नया रास्ता, सब चाबहार के रास्ते। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की भू राजनैतिक रणनीति का आधार है। भारत में लगभग 2 से 4 करोड़ शिया मुसलमान हैं। लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, पटना, हर बड़े शहर में शिया समुदाय है। इन समुदायों के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं, ये इनकी आस्था का केंद्र है। अगर ईरान में संकट आया तो ये यात्रा रुक जाएगी, इन समुदायों में बेचैनी आएगी और इसका असर भारत की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है ईरान। हॉर्मुज की खाड़ी, जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, ईरान के नियंत्रण में है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी और भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% आयात से पूरा करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। पेट्रोल, डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से शुरू हुए थे। जब खामेनेई नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कोई नहीं जानता। ईरान के अंदर के लोग भी नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी नहीं, इजराइल भी नहीं, क्योंकि ईरान एक ऐसी व्यवस्था है जो बाहर से बंद दिखती है लेकिन अंदर से उबल रही है। 3 संभावनाएं हैं। पहली, एक मजबूत उत्तराधिकारी सत्ता संभाले, IRGC की शक्ति बनी रहे, व्यवस्था जारी रहे, दुनिया के साथ तनाव बना रहे, लेकिन कोई बड़ा विस्फोट ना हो। दूसरी, सत्ता संघर्ष, अलग अलग गुट आपस में लड़े, ईरान कमजोर हो, इसका फायदा उसके दुश्मन उठाए। तीसरी, जन क्रांति, युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरे और ईरान में एक नई व्यवस्था उभरे। तीसरी संभावना, सबसे कम संभावित लेकिन सबसे ज्यादा असरदार। दोस्तों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब कोई बड़ी ताकत हिलती है तो उसके आसपास के सभी लोग हिलते हैं। ईरान एक बड़ी ताकत है और उससे जुड़े 90 लाख भारतीय वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। अगर वहां कुछ हुआ तो भारत में बैठे हम सबको इसका असर झेलना होगा। तेल की कीमतों में, महंगाई में, व्यापार में और उन आंसुओं में जो किसी अपने के लौट न आने पर आंखों से गिरेंगे। इसीलिए ईरान की खबर, खामेनेई की खबर, ये सिर्फ विदेशी खबर नहीं है, ये हमारी खबर है, ये भारत की खबर है।